आपका एक्सलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी में आज हम डेप्रिसिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। डेप्रिसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे आपको एक 8 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही है 11th में। उसके अलावा भी छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। और डेप्रिसिएशन एक इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इससे आप बिजनेस में अपनी फिक्स्ड असेट्स की सही वैल्यू जान सकते हैं, अपनी इंटेंजिबल असेट की या टेंजिबल असेट की सही वैल्यू जान सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन। इस वीडियो में मैं आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग, ये क्यों लगता है, क्या होता है, वो सारी चीजें समझाऊंगा। तो डेप्रिसिएशन की सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये जरूरी है क्योंकि जब आप थ्योरी लिखते हो, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है ये तो आपको पता होगा, पर इसके लिए वर्ड्स क्या देने वो पता नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए वर्ड्स जो सटीक होंगे वो अगर देंगे आप, तो आपको पूरा 1 में से 1 या 2 में से 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। इसलिए इस आइडिया को वर्ड्स देना बहुत जरूरी है। तो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में है क्या वो समझिए आप। डेप्रिसिएशन इज अ परमानेंट, कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल श्रिंकेज इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। किसी भी फिक्स्ड असेट की बुक वैल्यू में नंबर 1 परमानेंट मतलब स्थायी रूप से आई हुई, कंटिन्यूइंग लगातार, और ग्रेजुअली एक के बाद एक मतलब कि एक सिस्टम के अनुसार कम हुई वैल्यू को डेप्रिसिएशन कह सकते हैं। फिक्स्ड असेट की वैल्यू जब कम होती है धीरे धीरे, छोटे से बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। जैसे ये एक कार है, अब ये कार सपोज 5 लाख रुपए में खरीदी गई है। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि 2 साल बाद इसकी कीमत 5 लाख नहीं रहेगी, कम हो जाएगी, या 1 साल बाद ही कम हो जाएगी। आप कहेंगे सर अगले दिन भी कम हो जाएगी, तो बिल्कुल होती है। तो इसकी कीमत साल दर साल कम होती जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगले साल बिल्कुल ये 1 लाख की रह जाएगी या 2 लाख की रह जाएगी, धीरे धीरे कम होती है। दूसरी बात परमानेंट की अगर हम बात करें, परमानेंट वर्ड क्यों यूज किया गया है। एक बार कीमत कार की 5 लाख से 4 लाख हो गई तो वापस इसको 5 लाख नहीं कर सकते आप, है ना। कुछ एबनॉर्मल रीजन जरूर हो सकते हैं बट जनरली ऐसा नहीं होता। तो परमानेंट रिड्यूस हुए सेट की वैल्यू में, कंटिन्यूइंग लगातार कम होती जाएगी, जितना पुराना मॉडल उतनी कम वैल्यू, ग्रेजुअल धीरे धीरे कम होती है, मतलब पहले 5 से 4.5 की हुई, फिर 4 की हुई, मतलब एकदम ज्यादा कम हो जाए या एकदम बहुत कम हो, ऐसा भी नहीं होता। जनरली तो ऐसे ही होता है, धीरे धीरे कम होती है। दूसरी लाइन इसकी कहती है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ असेट कंज्यूम्ड इन अ बिजनेस एंड नॉट ऑन इट्स मार्केट वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन उस असेट के यूज पे डिपेंड करता है। जैसे 1 साल पुरानी कार जो कितने की थी, 5 लाख की थी, अब 1 साल पुरानी कार आपको हो सकता है 4 लाख में मिले। सॉरी, 1 साल पुरानी कार आपको हो सकता है 4 लाख में मिले, या हो सकता है 2 लाख में मिल जाए। कोई एक्सीडेंटल गाड़ी हो या बहुत ही रफ उसको चलाया गया हो, उसके बाद वो बिल्कुल कबाड़ा बन गई, उसको बेचा जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है उसके यूज के ऊपर कि कितनी उसको यूज की गई है, उस हिसाब से उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है। और ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं, बिजनेस ने उसको कैसा यूज किया है। अब यहाँ तो कार की बात थी, सबको समझ में आ जाता है, इसको ज्यादा प्रैक्टिकली ले लेते हैं हम। परंतु जब बिजनेस में मशीन का यूज होता है, जैसे कोई भी मशीन है, कोई डिस्पोजल बनाने वाली मशीन है किसी फैक्ट्री में, तो उस मशीन का धीरे धीरे यूज होगा और वो साल दर साल वैल्यू कम होती जाएगी। तो वो उसके यूज पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना यूज कर रहे हो। ओके, अगली बात करेंगे हम दोस्तों अदर टर्म्स पे कि डेप्रिसिएशन से जुड़ी हुई अदर टर्म्स क्या है। पहला है डिप्लेशन। डिप्लेशन मतलब होता है किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में कमी आ जाना। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जैसे कोल माइंस होती हैं, कोयले की खदानें होती हैं। अब मान लिया जाए कि यहाँ पर 500 टन कोयला है और इसको खरीदा गया है 10 लाख रुपए में। ओके, 10 लाख रुपए में इस माइन का राइट लिया गया है कि यहाँ पर 500 टन कोयला है। ओके, एस्टिमेशन किया गया है और इसके राइट्स के इस जमीन में खुदाई करके निकालने के लिए हमने कितने रुपए दिए, 10 लाख रुपए दिए। अब इसमें से अगर 250 टन कोयला निकाल लिया गया तो इस माइन की वैल्यू क्या रह जाएगी, 5 लाख रह जाएगी। तो 5 लाख का इस पे डिप्लेशन लग गया। इसको डेप्रिसिएशन नहीं कह सकते क्योंकि
मशीन चलकर घिसेगी, उससे उसकी वैल्यू कम होगी, उसको आप डेप्रिसिएशन कहेंगे। यहां तो कोई मशीन नहीं है, इसलिए इसके लिए वर्ड्स क्या यूज किया जाता है, डिप्लेशन। अगला वर्ड जो है हमारा अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन के जैसे ही। जब हम टेंजिबल असेट की बात करते हैं तो उसके लिए डेप्रिसिएशन या डिप्लेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन जब किसी राइट्स को यूज करना हो, इंटेंजिबल असेट को यूज करना हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है अमोर्टाइजेशन। जैसे कि एक पेटेंट है, पेटेंट या कॉपीराइट, किसी राइट को यूज करने के लिए आपने 1,00,000 रुपए दिए हैं, जैसे किसी सॉफ्टवेयर को परचेस किया 1 साल के लिए, है ना, तो उसको अगर आधे साल यूज कर लिया आपने तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 50,000 लग गया, और पूरे साल यूज कर लिया तो डेप्रिसिएशन 100% लग गया, है ना। तो अमोर्टाइजेशन मतलब इंटेंजिबल असेट पे लगाया हुआ रिडक्शन, वैल्यू में किया गया रिडक्शन। अगली बात करते हैं दोस्तों, कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कारण क्या है, क्यों डेप्रिसिएशन लगता है, किसी भी मशीन की, किसी भी असेट की वैल्यू में अगर कमी आती है तो वो किस कारण से आती है। नंबर 1 इसका है वेयर एंड टियर ड्यू टू यूज और पासेस ऑफ टाइम। जैसे हम किसी मशीन को इंस्टॉल करते हैं, ये मशीन हमने हमारे बिजनेस में इंस्टॉल की, मशीन 1, इसकी कीमत थी 2,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपीज की ये मशीन थी। अब हर साल इसको यूज करेंगे, मान लो ये मशीन 10 साल तक चलेगी। कितने साल तक चली मशीन, 10 साल तक। तो 2,00,000 रुपए की मशीन अगर 10 साल तक चलेगी तो लगभग हम 20,000 रुपए का इस्तेमाल इसका हर साल कर लेंगे, है ना। तो मतलब ये मशीन कितना रेवेन्यू अर्न करने में हमें मदद कर रही है, मतलब धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी क्या खत्म होती जाएगी। तो मशीन को वेयर एंड टियर ड्यू टू पासेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा और उसको यूज करते जाएंगे, उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, वो घिसती जाएगी, धीरे धीरे उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल नेचुरल सा बेसिक सा रीजन है ना। ये सबसे बड़ा कारण होता है डेप्रिसिएशन लगने का, टाइम निकल जाना और उसको घिसावट होना, उसको यूज करने से उसकी कैपेसिटी कम हो जाना। दूसरा है दोस्तों एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। लीगल राइट्स अगर आपने लिया है और वो एक्सपायर हो रहा है तो वो भी डेप्रिसिएशन का कारण एक बन सकता है। लीगल राइट्स मतलब हमने किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करने का राइट लिया, सॉफ्टवेयर को यूज करने का राइट लिया कि हम 5 साल तक इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, इसके लिए आपको हम 1,00,000 रुपीज दे रहे हैं। तो 1,00,000 रुपीज देकर हमने 5 साल का राइट लिया कि हम इसको यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको 3 ईयर यूज कर लिया, मैंने इसको 3 ईयर यूज कर लिया, तो 1,00,000 को 5 ईयर तक यूज करूंगा मैं, तो कितना 20,000 पर ईयर खत्म होता जाएगा। तो 3 साल में कितना खत्म हो गया लाइसेंस, 3 के हिसाब से 60,000 का लाइसेंस तो खत्म हो गया। अब लाइसेंस कितने का बचा, 40,000 का। तो टोटल लाइसेंस में से जितने का लाइसेंस एक्सपायर हो गया वो उसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा एक तरह से। तो जैसे जैसे एक्सपायर होता है लाइसेंस उसकी वैल्यू कम होती जाती है। ऑब्सोलेसेंस, तो इसका मतलब ये दोस्तों कि जब अप्रचलन होता है, अप्रचलन मतलब कि जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। किस प्रकार से, अब आप सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका है मोबाइल। पहले मोबाइल आता था कीपैड, जिसमें बहुत सारे बटन हुआ करते थे और सब लोग उसी को इस्तेमाल करते थे। ये शुरुआत में ब्लैक एंड व्हाइट कीपैड मोबाइल 5,000 में भी बिका, नोकिया की बात कर रहा हूँ, 3300 वगैरह। तो ये 3300 जो मॉडल था जिसमें कुछ नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, इतनी सी छोटी स्क्रीन और कीपैड वाला मोबाइल, कोई फंक्शन नहीं, ये भी 5,000 में बिका। धीरे धीरे नई टेक्नोलॉजी आई, स्क्रीन टच मोबाइल आने लगे। आज इस मोबाइल को लोग 1,000 में खरीदने के लिए भी तैयार नहीं है, जो पहले 5,000 में बिक रहा था। तो जब ऑब्सोलेसेंस आता है, मतलब कि अप्रचलन होता है, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे अब लैपटॉप का दौर है तो डेस्कटॉप की कीमत वैसे ही कम हो जाएगी, है ना। साइकिल की कीमतें कम हो गई, क्यों, क्योंकि मोटरसाइकिल का दौर है, बाइक का दौर है। तो जैसे जैसे अप्रचलन होता है, टेक्नोलॉजी चेंजेस आती है, तो उसकी वजह से भी कीमतें कम होनी लगती हैं। अगला रीजन है दोस्तों एबनॉर्मल फैक्टर। एबनॉर्मल फैक्टर मतलब अब समय निकलने की वजह से, घिसने की वजह से, कैपेसिटी कम होने की वजह से, या
उसकी टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से, लाइसेंस एक्सपायर होने की वजह से तो वैल्यू कम होती है, पर हो सकता है किसी और वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई। जैसे लॉस बाय फायर हो गया, मतलब आग लग जाने से, किसी मशीन में आग लग गई तो उसकी वैल्यू कम हो गई, या फ्लड है, बाढ़, कुछ भी तूफान, इन वजह से मशीन को डैमेज हुआ और उसकी वैल्यू कम हो गई, तो वो एबनॉर्मल रीजन में आ जाएगा। एबनॉर्मल फैक्टर की वजह से भी मशीन के ऊपर, मतलब कुल मिलाकर मशीन की वैल्यू कम हुई ना, किसी भी एसेट की वैल्यू कम हुई ना, इसका मतलब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, उस कमी को ही डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। नीड फॉर डेप्रिसिएशन, क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन लगाने की? भाई आप मशीन की वैल्यू कम कर रहे हो, आपकी बैलेंस शीट में मशीन दिखाई दे रही है 2 लाख की, तो 10 साल तक 2 लाख ही रहने दो ना, क्यों कम कर रहे हो? इसका रीजन है, क्या रीजन? नंबर 1, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। जैसे हमने 1 अप्रैल 2016 में एक मशीन खरीदी 2 लाख रुपीज से, ओके, अब इस मशीन का इस्तेमाल 10 साल तक होगा, मतलब कि 20,000 पर ईयर आप इसका इस्तेमाल करोगे। तो इस साल फर्स्ट ईयर जब आप इसको यूज करोगे, फर्स्ट ईयर मींस 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, तो इस साल जो मशीन को यूज किया आपने, उसमें 20,000 तो मशीन खर्च हो गई, कंज्यूम हो गई। क्यों कंज्यूम हो गई? 10 साल तक 2 लाख की मशीन चलेगी, तो इस साल तो वो 20 की चली। और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इस साल जो खर्चा हुआ उसको आप P&L में लिखो। वैसे 20,000 तो असेट है, 2 लाख, सॉरी 2 लाख तो असेट है, पर इस 2 लाख की असेट में से 20,000 तो इस साल का खर्चा हो गया, तो P&L में आप दिखा देंगे 20,000। खर्चा दिखाना पड़ेगा, माल को बनाने में, गुड्स को बनाने में हर चीज का इंपॉर्टेंस होता है भाई। जैसे अगर बिजली जल रही है तो उसका भी खर्चा उसमें जुड़ता है, कोई एम्प्लॉय है तो उसका भी खर्चा जुड़ता है, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो उसका भी, तो मशीन चल रही है वो भी गुड्स बनाने के लिए ही चल रही है, इसलिए उसका भी यूज हुआ है। तो सारे खर्चों को ही तो आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट मतलब जितना भी कॉस्टिंग लगा है प्रोडक्ट को बनाने में वो सब जोड़ी है। तो ये 20,000 कॉस्ट लगा है, इसलिए इस कॉस्ट को भी जोड़ना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। कंसीडरेशन ऑफ टैक्स, देखिए जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, है ना, सपोज आपका 30,000 प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आपने इसमें डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया अभी, तो भैया डेप्रिसिएशन मतलब मशीनें आपकी साल भर में 10,000 रुपए की चल गई हैं। कैसे चल गई हैं? 1 लाख की मशीन थी, इसको 10 साल में इस्तेमाल करना था, तो एक साल में कितना इस्तेमाल हुआ? 10,000, तो 10,000 की मशीन का भी तो खर्चा हुआ है, तो अब प्रॉफिट कितना बचेगा? 20। तो अगर आपका टैक्स है 20%, तो अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे तो 20% मतलब कितना लगा? 6,000 टैक्स लग जाएगा। और अगर आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो 20% मतलब 4,000 टैक्स। तो डेप्रिसिएशन जो होता है उससे आपकी टैक्सेबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए इसको टैक्स कंसीडरेशन में लिया जाता है। तो टैक्स कंसीडरेशन में लेना है तो आप अपने असेट के ऊपर जितना डेप्रिसिएशन लगा है वो P&L में लिखोगे। अगली बात करते हैं दोस्तों, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको एक्चुअल पोजीशन जाननी है बिजनेस की, कैसे जान पाओगे? सपोज 1 अप्रैल, वही चीज ले रहा हूं, 2016 को आपने 2 लाख की मशीन खरीदी है। अब आप 31 मार्च 2020 को भी कहते हो कि मेरे पास तो 2 लाख की मशीन है, तो एक्चुअल पोजीशन बता रहे हो क्या? नहीं बता रहे हो। आपको क्या करना चाहिए? इतने सालों में उसके ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन लगा, सपोज 40,000 लगा है, तो उसको कम करके बोलना चाहिए कि नहीं भैया 160 की मशीन है हमारे पास, है ना। तो इससे क्या होगा? अगर ये 40,000 डेप्रिसिएशन आप हर साल जितना भी लगा उतना कम करते जाओगे, उससे प्रॉफिट भी आपका एक्यूरेट आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपका एक खर्चा है। बिजनेस के लिए डेप्रिसिएशन एक ऑपरेटिंग आइटम में एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि मशीन को आप यूज कर रहे हो माल बनाने के लिए। तो अगर आपको बिजनेस की ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो इसको माइनस करना आपको पड़ेगा। कंप्लायंस विथ लॉ, हमारे जो
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जैसे बोलता है डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कीजिए, है ना, आईएफआरएस के अकॉर्डिंग भी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कीजिए। तो अकाउंट्स के जितने भी लॉ है उसमें डेप्रिसिएशन के लिए प्रावधान है। तो आप उन लॉ को फॉलो करने के लिए डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा। तो अगर आप P&L बना रहे हो तो उसमें आपको जितना मशीन या जितना एसेट यूज किया है, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, जिसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगता है, उसको P&L में पुट करना पड़ेगा, एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। ये आपका लॉ कहता है। इसलिए जरूरत होती है कि आप डेप्रिसिएशन लगाएं और लॉ को फॉलो करें। तो डेप्रिसिएशन मतलब कि फाइनली बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको कैलकुलेट करना जरूरी है ताकि सही प्रॉफिट मिले। दूसरी बात, असेट की सही वैल्यू, असेट को सही रिप्रेजेंट करता है, सही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए भी डेप्रिसिएशन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये डेप्रिसिएशन का बिल्कुल बेसिक सा मीनिंग, ये क्यों लगता है और इसका मतलब क्या होता है और इसके जो रीजन होते हैं, फैक्टर होते हैं, वो क्या होता है, वो हमने पढ़ा। अगले वीडियोस में हम डेप्रिसिएशन पे और चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।